हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट को हमने देख लिया है। हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। कुछ इस चैप्टर से बहुत ही कम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, आज के इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी तरीके का डाउट है आपके मन में तो आप उसे बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। और अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि इस चैप्टर से जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं आपके लिए, आपने उनको देख रखा है और अब आप देखने जा रहे हैं इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला सवाल क्या कहता है, हमसे एक नजर डालेंगे इस पे। तो पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि why is aerobic degradation is more important than anaerobic degradation। यहां पर बात की जा रही है अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कहना इसका कुछ ऐसा है कि एरोबिक डिग्रेडेशन जो है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनाएरोबिक डिग्रेडेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर डिस्कस। कहने का मतलब यह है कि हमें ट्रीटमेंट करना है किसका, तो हमें करना है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना है। ये कुछ वेस्ट वाटर हैं बहुत सारे, और इस वेस्ट वाटर की खास बात क्या है कि इसमें जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद हैं। इसमें क्या मौजूद है? ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद है तब ये कहा जा रहा है कि इन कंडीशन में जो है वो एनएरोबिक डिग्रेडेशन की जगह पर एरोबिक डिग्रेडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के बारे में हमें बात करना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। सवाल यही है। तो सवाल देखिए इसमें ऐसा है कि जो वेस्ट वाटर है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसमें एरोबिक डिग्रेडेशन करना इसलिए जरूरी है। पहला पॉइंट हमसे कहता है कुछ ऐसा कि बाय एरोबिक डिग्रेडेशन द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक स्लज इज डाइजेस्टेड इन द वेस्ट वाटर। अब ये जो ऑर्गेनिक यहां पर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, ऑर्गेनिक स्लज है, ये जो है ये वेस्ट वाटर में जो मौजूद है ये डाइजेस्ट हो सकता है। डाइजेस्ट हो सकता है किसके मदद से? तो एरोबिक डिग्रेडेशन के मदद से। एनारोबिक से ये काम उतनी आसानी से नहीं होगा, एरोबिक से ये हो जाएगा, एरोबिक डिग्रेडेशन से। तो इसके मेजर पार्ट को यहां पर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, एक ही रीजन। दूसरा है कि आफ्टर द एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ डिकम्पोजर्स, क्या है, डिकम्पोजर्स के एरोबिक डिग्रेडेशन के बाद दे गेट सेपरेटेड अलोंग विथ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या करते हैं, यहां पर जो है ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, और फिर इनको सेपरेट कर लिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पर है कि ऑर्गेनिक स्लज के कारण यहां पर क्या है, एरोबिक डिग्रेडेशन को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और माना क्या जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो निकाल सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज है कि जब यहां पर एरोबिक डिग्रेडेशन होगा तो यहां पर क्या है, कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो घट जाएगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हम जान रहे हैं कि ये जितना कम है, पानी जो है उतना ही प्योर है, पानी उतना ही प्योर वाटर है। ठीक है, और जैसे ही ये बीओडी जो है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब बीओडी का लेवल जो है वो ज्यादा है, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो है ये वाटर जो है ये पॉल्यूटेड है। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, और और यहां से इस प्रोसेस के बाद एरोबिक डिग्रेडेशन के बाद ये जो बीओडी है ये घटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बीओडी घट रहा है तो ये जो पानी है हमारा, ये पानी क्या है, ये पानी जो है वो साफ होते जा रहा है। ठीक है, पानी क्या है,
पानी जो है वो क्लीन होता जा रहा है। और इस पानी जब ये क्लीन होगा तो इसके अंदर मौजूद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या होगा, इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है, बीओडी घट रहा है, विच मेक्स द वाटर मोर सुटेबल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इससे क्या है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, एक्वेटिक एनिमल्स से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उधर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट हमसे कहता है कि एक्टिवेटेड स्लज इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक डिग्रेडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट है दैट इज कि एक्टिवेटेड स्लज जो है ये प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक मीथेन, जिसके कारण से, इसके कारण से यहाँ पे क्या है, मीथेन जैसे गैसेस निकलते हैं। मीथेन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, विच आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस के मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको वो यहाँ से निकल जाते हैं, और फिर इस बायोगैस का हम लोग फ्यूल पर्पस से इसका हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए भी यूज़फुल हो गया, हमें फ्यूल मिल गया जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। फ्यूल ये बायोगैस है तो एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इन सब कारणों से कहा जाता है, यही सब कारण है जो ये कहा गया कि ये एरोबिक डिग्रेडेशन, एरोबिक जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एरोबिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया है। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। तो कह रहा है कुछ ऐसा कि डिस्कस अबाउट द मेजर प्रोग्राम्स that the Ministry of Environment and Forest, Government of India has initiated for saving major Indian rivers from pollution। आज के समय में जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इस पॉपुलेशन ने क्या किया है कि इस पॉपुलेशन ने रिसोर्सेज का यूज ज्यादा करना शुरू कर दिया है। तो इस रिसोर्स में एक हमारे पास वाटर जो है, इस वाटर के भी यूज को जो है वो वाटर का जो यूज है ये भी बढ़ गया। वाटर का यूज होने से क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है, कहने का मतलब है कि पानी ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा कपड़े धोने के लिए पानी यूज होगा, ज्यादा पीने के लिए यूज होगा। पीने वाले पानी को अगर साइड कर भी दें तो बाथिंग पर्पस के लिए, गाड़ियां धोने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ चीज़ों के लिए जिसका पानी का यूज़ करते हैं, तो ये पानी को क्या करता है, पानी को यहाँ वेस्ट वाटर ना लिख करके अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि वाटर को, वाटर का जो वाटर जो है वो डर्टी वाटर जो है, इसके कारण वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और तो और ये बढ़ता जा रहा है तो इसको कहीं ना कहीं इन डर्टी वाटर्स को रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है। रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया गया। रिवर में डिस्चार्ज कर देने से क्या होता है कि ये रिवर्स जो हैं, ये रिवर्स जो हैं वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं, इनका जो पानी है वो और धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इसके कारण से क्या होता है कि ये डिफरेंट डिजीज कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट डिजीज कॉज कर सकते हैं, नेचर को नुकसान है, साथ साथ इसमें रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बैड इफेक्ट लेकर के आ रहा है, उनके लिए बैड इफेक्ट का कारण बनता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अब जरूरत है कि रिवर्स को गंदा ना किया जाए, और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमारे इन्वायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हमारी भारत सरकार ने ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को चलाया है। तो इसके लिए हमारे पास दो रीजन, दो आंसर्स, दो प्लान्स है मेजर, जो देश के बहुत ही मेजर रिवर्स हैं उनकी सफाई करने के लिए बोला गया। एक है इसमें रिवर गंगा, जिसके लिए चलाया गया था गंगा एक्शन प्लान। इसके मदद से क्या करना था, गंगा नदी को जो है, ये गंगा को साफ करना था। ठीक है, रिवर गंगा को, यहाँ पर गंगा नहीं, यहाँ हम लिखेंगे रिवर गंगा को साफ करना था। और दूसरा यमुना एक्शन प्लान में सेम है
कि रिवर यमुना जो है इसको भी क्लीन करना था, ठीक है, इसको भी क्लीन करना था, राइट। तो फिलहाल तो ये दो चीजें चलाई गई थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वही यहां पर कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड 2 प्लान्स। नंबर 1 इज गंगा एक्शन प्लान टू क्लीन रिवर गंगा एंड सेकेंड इज द यमुना एक्शन प्लान, जिसको जो लाया गया सो दैट कि हम रिवर यमुना जो है उसको साफ हम कर सकें। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। आप चाहो तो इसको पहले नोट कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहां पर डिस्कस करने लायक चीजें क्या है कि अगर हम लोग जैसे यमुना नदी की बात करें, ठीक है, यमुना नदी की बात करें तो अगर इसको हम साफ नहीं करेंगे तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको साफ नहीं करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि ये हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, ये उधर से होकर के निकलता है, ठीक है। जब सर्दी का मौसम आता है उस वक्त देखने को मिलता है कि पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनमें बढ़ जाती हैं। तो अक्सर आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि इसको साफ़ करने के लिए बहुत सारे प्लान्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपको लास्टली ये जो यमुना नदी है ये किसी नाले से कम नहीं दिखता है। रीज़न क्या है कि इसमें से क्या है वो हार्मफुल गैसेस भी निकलते हैं, ये बहुत ही बेकार स्मेल कर रहा है, ये नदी जो है ये बहुत बेकार स्मेल कर रहा है। हार्मफुल गैसेस के कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे डिजीज को ये कॉज कर सकता है, राइट। यही यमुना नदी हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी आगरा से होकर भी निकलती है। इस आगरा के बगल में जो हमारा एक आपको पता होगा 7 वंडर्स में शामिल जो हमारा ताजमहल है, ये उसके मार्बल्स को भी गंदा करने में कहीं ना कहीं इसका रोल सामने आ रहा था। तो ज़रूरत है ये जो ताजमहल है जो 7 वंडर्स में आता है, इसको भी बचाना ज़रूरी है, हमारे नेचर को भी बचाना ज़रूरी है। तो इसलिए यमुना को साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए यमुना एक्शन प्लान को लाया गया। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं अपने रिवर गंगा के बारे में, इसके बाद अगर हम बात करें अपनी रिवर गंगा के बारे में, तो गंगा नदी को आपको पता है कि अभी इसको नेशनल रिवर के नाम से भी घोषित कर दिया गया है और हमारा जो सेक्शन बी है ये इससे डील करने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रिवर गंगा है इसको हम लोग मल्टीपर्पस रिवर में रखते हैं। देश की सबसे बड़ी नदी है, पॉल्यूशन भी इसमें ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा साफ करने के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इस पर चलाए गए। अभी रिसेंटली नमामि गंगे के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी प्लान है जिसके तहत कहा जा रहा है कि रिवर गंगा का जो है वो साफ करना ज़रूरी है, राइट। वही कहता है कि दीज प्लान्स वेयर प्लान टू इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और इसके तहत गंगा और यमुना विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा फौना एंड एज अ टूरिस्ट एंड रिलीजियस अट्रैक्शन स्पॉट। अब यहाँ पर फ्लोरा फौना की बात अगर हम करते हैं तो देखिए फ्लोरा फौना तो इसमें बहुत ही यूनिक्स हैं। अब जैसे रिवर गंगा की ही बात करें तो इसमें आपको पता है कि ये एक ऐसी नदी है जिसमें डॉल्फिन्स भी हैं, एक ऐसी नदी है जिसमें डॉल्फिन्स भी पाए जाते हैं, तो काफी यूनिक है ये चीज। साथ साथ ही एक ऐसी नदी है जिसका पानी इतना प्योर है कि इतने पॉल्यूशन के बाद भी अगर आप इसके पानी को किसी बॉटल में करके अगर आप रख देते हो तो काफी समय के बाद तक भी वो पानी खराब नहीं होता, वो पानी जैसा का तैसा रहता है, जस्ट बिकॉज कि इसमें मौजूद जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये जो इसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये क्या करता है, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है, ठीक है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करता है, वो किल करता है। इसको क्या कर रहा है, ये किल कर रहा है, ये इसका ग्रोथ नहीं होने देता, और क्या है कि रिवर गंगा जो है वो साफ रहती है। इसको हम लोग धार्मिक पर्पस में भी बहुत यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर हम शुरू करें ऋषिकेश से, अगर आते हैं हरिद्वार,
या फिर हम यूपी में घुसते वाराणसी चले जाएं, अगर पटना सिटी होते हुए ये जब बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है वेस्ट बंगाल से होते हुए, तो उन सब के बीच में इसका रिलीजियस पर्पस से भी बहुत यूज होता है। धर्म के मामले में भी इस नदी को बहुत ही ज़्यादा लोग मानते हैं। गंगा माँ के नाम से भी इन्हें लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोगों के में आस्था की भी चीज़ है, इसलिए गंगा नदी को साफ करना ज़रूरी है। और ये अगर आप इसके बारे में अगर थोड़ा ज्योग्राफी वाले रीजन में अगर हम जाकर के डिस्कस करने जाएं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे पटना के थ्रू जो ये निकलती है तो उधर साइड में आपको मिलेगा कि बनाना प्लांट्स की भी खेती हो रही होती है, तो उधर भी इस नदी का रोल सामने आता है निकल करके, ठीक है। तो और बहुत सारे फेस्टिवल्स है, जैसे कि छठ है, आपने सुना होगा, बिहार में बहुत ही फेमस है, उन सब की पूजा की जाती है इन्हीं नदियों पर जाकर के। दैट इज वाई वही चीज लिखता है कि फ्लोरा फौना टूरिस्ट एंड रिलीजियस अट्रैक्शन का स्पॉट है, तो इसको साफ करना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अब डिस्कस करते हैं अपने इसके बी वाले पार्ट को। दैट इज बी में कहता है कि गंगा हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर। आप इसको याद कर लेना कि गंगा हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू पॉल्यूशन ऑफ दिस रिवर, ठीक है। तो कहता है कि द रिवर गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया which covers the total distance of approximately 2520 kilometers। 2520 किलोमीटर में ये फैला है अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश में थोड़ा सा। एंड इट प्रोवाइड्स द हैबिटेट फॉर मोर देन 140 डिफरेंट स्पीशीज, 140 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश एंड अबाउट 90 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस एंड मैनी इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब आप देखो कि 90 है और 140 है, तो ये ऑलमोस्ट 230 हो गया, 230 हो गया। तो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि करीब करीब 250 स्पीशीज जो हैं वो रिवर गंगा में पाए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे इंडेंजर्ड हैं। तो खास करके हमें इंडेंजर्ड का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये फिर गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। So that the river Ganga considered as the largest river and requires to be free from the pollution। So इसको pollution से free करना ज़रूरी है, right? आप इस सबको भी नोट कर सकते हो, आप इन सब का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम फिर चलेंगे आगे अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, राइट? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम में कह रहा है कि ड्रॉ ए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ बायोगैस प्लांट। तो ये रहा बायोगैस के प्लांट का वो डायग्राम, और इसमें लेवल करना है वेरियस कंपोनेंट्स जो इसमें गिवन है आपके क्वेश्चन में। आपको एक गैस होल्डर को लेवल करना है कि गैस होल्डर क्या है। आपको स्लज चैम्बर के बारे स्लज चैम्बर को लोकेट करना है कि स्लज चैम्बर आपको किधर है। डाइजेस्टर एंड डंक प्लस वाटर चैम्बर को करना है। तो सबसे पहले गैस होल्डर की बात कर लें तो ये रहा हमारा गैस होल्डर टैंक, ये रहा हमारा गैस होल्डर टैंक जो बायोगैस है। फिर वो क्या होता है कि इस बायोगैस आउटलेट के थ्रू ये निकलता है, तो गैस होल्डर ये हो गया। स्लज चैम्बर की बात करें तो हमारा ये स्लज चैम्बर हमने यहाँ बना दिया है, स्लज चैम्बर ये है, तो इसको हमने यहाँ लेवल कर दिया स्लज चैम्बर। इसका डाइजेस्टर की बात करें तो ये नीचे रहा, गैस होल्डर टैंक के नीचे डाइजेस्टर टैंक मौजूद है। एंड डंक प्लस वाटर चैम्बर की बात करें तो वो इधर साइड मौजूद है। तो ये रहा इसका डायग्राम विद ऑल द लेबलिंग्स। आप इसको अच्छे से देख लो, इसको नोट कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो वीडियो पॉज करके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आपसे अगर एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए पूछता है, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं, राइट? ठीक है, समझ में आ रही है? अब चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। चौथा सवाल हमसे ये आ गया हमारे सामने, राइट? तो चौथा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डिस्क्राइब द मेन आइडियाज बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि
पेस्ट और डिजीजेस पे तो कंट्रोल पहले भी किया जा रहा था, पहले भी इसके लिए एक्शंस लिए जा रहे थे, बट कहता है कि द मेन आइडियाज बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब जो है वो केमिकल कंट्रोल से निकल करके चीजें शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ शिफ्ट होने के पीछे कौन कौन से मेन आइडियाज हैं इसके पीछे, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। तो उसके बारे में डिस्कस करना है कि क्या जरूरत आन पड़ी कि हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल करें। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि इसके लिए हम किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करने वाले हैं और फिर उसके मदद से हम पेस्ट पे या फिर पेस्ट और डिजीजेस पे कंट्रोल करेंगे। अब देखिए क्या है कि पहले हमने क्या किया था, किसी केमिकल का यूज किया था। पहले हमने क्या किया था कि अगर ये हमारा कोई एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम इधर ले लें, एग्जाम्पल में अगर हमारा कोई क्रॉप प्लांट है तो इस क्रॉप प्लांट पे क्या है कि किसी पेस्ट ने अटैक किया, ठीक है। हमने क्या किया, किसी केमिकल्स का यूज किया, किसी केमिकल्स का यूज किया किसके लिए कि इसको किसी भी तरीके से हम किल कर सकें ताकि हमारा क्रॉप प्लांट बच जाए। इस केमिकल ने इस पेस्ट को किल किया भी, और लेकिन बाद में हमें क्या नतीजा मिलता है कि कुछ केमिकल्स जो हैं इस क्रॉप प्लांट के ऊपर भी आ गए हैं, कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस क्रॉप को यूज करने वाले जो ह्यूमंस हैं, ये इन ह्यूमंस में के अंदर भी इन केमिकल्स के कुछ स्मॉल पार्ट्स ही जो है वो एंटर कर जाते हैं। इन ह्यूमंस के अंदर ये केमिकल्स की एंट्री हुई और इसके कारण इन ह्यूमंस में भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली ये क्रॉप को बचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो अगर हम इस केमिकल के यूज को यहाँ से कैंसिल करके अगर इस केमिकल के जगह पर अगर हम लोग कुछ बायोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं, तो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं तो हम तो इसके मदद से क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। अब देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? इसको आप समझने के लिए नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए बात क्या है कि अब इसी एग्जाम्पल में, इसी क्रॉप प्लांट पे अगर क्या है एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, तो इसी क्रॉप प्लांट पे क्या है कि किसी एक पेस्ट का क्या होता है, पेस्ट्स का क्या होता है, अटैक होता है। इसका अटैक हो रहा है किस पे, तो इसका अटैक हो रहा है क्रॉप प्लांट पे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को यहां बिठाया, किसी एक ऑर्गेनिज्म को बैठाया एज ए गार्ड, एक गार्ड के तरह हमने इसे इधर बिठाया और इससे कहा कि अगर इस तरीके की कोई चीजें आती हैं तो तुम क्या करोगे, सीधा इसको मारोगे, इसको तुम किल करोगे। तो ये जो गार्ड हमने बिठाया है किसी ऑर्गेनिज्म को, इसने जैसे ही इस पेस्ट को देखा कि पेस्ट का इधर ग्रोथ हो रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस पेस्ट को क्या करता है, ये किल कर देता है। और इस तरीके से क्या है कि ये क्रॉप प्लांट्स को बचा रहा होता है, इस तरीके से ये क्रॉप प्लांट को बचाता है। और फिर हमें क्या दिखता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट जिस तरीके से जो केमिकल्स हमें दे रहे थे उन सब से बचा जा सकता है। तो कहता है भाई कि द मेन आइडियाज बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस आर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ पेस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेचुरल प्रेडेटर्स टू द एनवायरनमेंट फॉर दिस पेस्ट। एग्जांपल्स आर, ये रीजन है, एग्जांपल्स है जैसे कि लेडी बर्ड का यूज किया जाना। द लेडी बर्ड बेटल इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स लाइक एफिड्स। ये इसको किल करके तो क्या करते हैं, लेडी बर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, लेडी बर्ड बेटल का एफिड्स जैसे इंसेक्ट से बचने के लिए। सेकेंड इज ए वायरस दैट इज NPVS, जिसको हमने न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस के नाम से जाना है। ये क्या करता है, दीज आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स सच एज कैटरपिलर्स एंड बटरफ्लाइज। ये करता है एक्चुअली क्या है कि उनके मिडगट को जाकर के डैमेज करता है, विच डैमेजेस द प्लांट एंड क्रॉप। ये कैटरपिलर और जो ये बटरफ्लाई हैं जो प्लांट्स और क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, दिस वायरस डैमेजेस द इंसेक्ट्स मिडगट। तो ये जाता है, ये इंसेक्ट्स, अगर ये इंसेक्ट्स इन वायरसेस को अगर खाते हैं
तो उस केस में क्या होता है कि ये जो वायरस हैं ये इनके मिडगट में जाने के बाद इनके मिडगट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस कारण से इन कैटरपिलर्स एंड इन बटरफ्लाइज की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इज मच मच बेटर देन द केमिकल कंट्रोल। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि इसको यूज में लाया जा रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल को। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आगे की चीजों को, राइट। अब देखिए हमारे सामने आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल हमारे सामने है और पांचवा सवाल हमसे कहता है, हमसे पूछता है कुछ ऐसा कि व्हाट वुड हैपन इफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू ए रिवर। कितना आसान सा सवाल है कि सवाल पूछता है कि क्या होगा। ये क्वेश्चंस जो हैं काफी ज्यादा आसान है, लोअर क्लासेस में भी हमने इसको पढ़ा है। तो आप एक काम करिए, पहले इसको नोट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, फिर हम और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा कि व्हाट वुड हैपन इफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। लार्ज वॉल्यूम है, थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, भी लार्ज वॉल्यूम है कैसा, तो अनट्रीटेड सीवेज है, और इस अनट्रीटेड सीवेज के लार्ज वॉल्यूम को क्या कहता है कि डिस्चार्ज इनटू ए रिवर। तो उसको रिवर में डिस्चार्ज कर दो, और फिर सवाल पूछता है कि क्या होगा, क्या होगा जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनट्रीटेड सीवेज को हम रिवर में डिस्चार्ज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि रिवर जो है हमारा, उसका जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, उसका बीओडी बढ़ जाएगा। जैसे ही हम इसके लार्ज वॉल्यूम को इसमें भेजते हैं, रिवर में डालते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि इस कारण से क्या है कि हमें देखने को मिलेगा कि पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है तो क्या होगा, दूसरे केस में इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगा। ये क्लियर करता है कि पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है, ये यूज करने लायक नहीं रहा, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदा पानी हो जाता है। सेकेंडरी चीज कि इसके अंदर मौजूद जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को भी दिक्कत आती है, इनके सर्वाइवल में भी इनको दिक्कत आती है। वो अपने ढंग से जो उनका जो लाइफस्टाइल है वो उसको नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल तरीके से उनकी लाइफ नहीं चल पाती है, डेथ भी हो सकती है उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके कारण बहुत सारे डिजीजेस का भी आगमन हो सकता है, बहुत तरीके के डिजीज जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो वही कहता है कि द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी will get higher, which would lead to the death of organisms such as fishes due to the low availability of oxygen in the water। तो यहाँ हमने देखा जस्ट बिकॉज की बीओडी बढ़ गया है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम हो गया है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की स्थिति बिगड़ सकती है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। वाटर ब्रोन डिजीजेस लाइक cholera and dysentery as people drink water directly from the river will be spread। तो इस यहाँ जैसे लिखा है कि इसको यूज करने लायक तो नहीं रहा, लेकिन अगर यूज करते हैं तो बहुत सारे डिजीजेस को हम न्योता दे रहे होंगे, जैसे डिजीजेस लाइक कोलेरा हो गया, डिसेंट्री है, तो इस तरीके के डिजीजेस जो हैं वो हमें अटैक कर सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि अगर हम इस तरीके से अगर रिवर्स में लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनट्रीटेड वाटर को छोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप इसको नोट करें, फिर इसके बारे में इसके आगे फिर हम और डिस्कस करते हैं, राइट। बी क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि इन व्हाट वे एन एरोबिक स्लज डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट। सवाल आ गया है कि इन व्हाट वे एनारोबिक स्लज डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, दैट इज कि ऑर्गेनिक वेस्ट जब वहां पे है तो उस केस में हमने देखा था कि एरोबिक डाइजेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वाले केस में कह रहा है कि इन व्हाट वे, किस वे में एनारोबिक स्लज डाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है।
सीवेज ट्रीटमेंट में कहाँ है इसके अहमियत? तो इसकी अहमियत की बात करें तो एनएरोबिक स्लज डाइजेशन जो है इज इंपॉर्टेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट बिकॉज इट डिक्रीजेस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करता है, ये बीओडी को घटा रहा है, ये भी बीओडी घटा रहा है मतलब पानी ज्यादा साफ कर रहा है, पानी साफ कर रहा है, ठीक है। एज ए स्लज डाइजेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक स्लज डाइजेशन है तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है। एंड व्हेन द स्लज इज डाइजेस्टेड, जब स्लज डाइजेस्ट हो जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करता है ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि हो गया हमारा नंबर 1 पे मीथेन है, हमारा नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड है एंड नंबर 3 पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया CH4, हमें मिल गया, हमें CO2 मिल गया, हमें H2S मिल गया। तो हम ये जान रहे हैं हमें फाइनली क्या मिल गया, तो हमें बायोगैस मिल गया जिसका हम फ्यूल के रूप में यूज करने वाले हैं। एंड दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। तो ये एनारोबिक स्लज डाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये कभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है और इसके कारण से इस तरीके के गैसेस निकल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज द बायोगैस। और क्या कर रहा है, साथ साथ ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इट मीन्स कि वाटर जो है वो, पानी जो है वो क्या हो रहा है, वो क्लीन होता जा रहा है, राइट। समझ में आ रही चीजें? काफी आसान है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ और डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला सवाल हमारा क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोलता है कुछ ऐसा कि विच टाइप ऑफ फूड वुड हैव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फूड वुड हैव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बात की जा रही है LAB लैब की। हमने एक कंडीशन देखा था दैट इज ऑफ की जब हम लोग, यहीं से सब कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, मिल्क से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क से हम बढ़ते हैं जब कर्ड के तरफ, तब इधर हमें देखने को मिलता है लैक्टोबैसिलस का यूज है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और नीचे हम यहाँ पे लैब लिख रहे थे। दिस कर्ड इज रिच इन विटामिन B12, ये इसमें भी रिच होता है, ये कंडीशन है। तो डिस्कस देयर यूजफुल एप्लीकेशन। तो किस तरीके का फूड वुड हैव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, एंड इसके यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज वाइडली यूज्ड फॉर फर्मेंट और कल्चर द फूड प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने ये देखा था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फाउंड इन कर्ड, इट्स यूजफुल एप्लीकेशंस आर, और ये हमें देखने को मिला कि मिल्क से जब हम कर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे पूरे मिल्क में बढ़ जाता है, फैल जाता है, एंड फिर फाइनली हमें कर्ड देखने को मिलता है। इस कर्ड का यूज करते हैं ताकि क्योंकि इसमें विटामिन B12 ज़्यादा है। डाइजेशन पर्पज से भी बहुत यूज किया जाता है कर्ड्स को। डॉक्टर्स का सजेशन होता है, समटाइम्स आप कभी आपको मौका मिले तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं फॉर कर्ड। साथ साथ अगर कर्ड से बात नहीं बनती है तो फिर उनको लैक्टोबैसिलस का कैप्सूल्स भी प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। तो कहने का मतलब है ये जो बैक्टीरिया है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज। और यहां पर एक एंजाइम साथ साथ यहां पर बन रहा होता है और उस एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेज। लैक्टेज नाम का एंजाइम यहां पे बनता है। दूसरी पॉइंट कि सम पीपल विल सफर फ्रॉम द कंडीशन कॉल्ड लैक्टोज टॉलरेंस। तो कुछ लोगों को लैक्टोज टॉलरेंस की समस्या होती है, विच गेट्स एलर्जिक टू लैक्टोज। दूध वगैरह वो नहीं पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स वो नहीं यूज करते हैं।
सो द बैक्टीरिया विल हेल्प टू रिमूव और कन्वर्ट द लैक्टोज। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया है LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है लैक्टोज को कन्वर्ट करने में या फिर इसको रिमूव करने में। थर्ड पॉइंट कि लैब इंक्रीजेस द विटामिन B12 कंटेंट, विटामिन B12 के कंटेंट को इंक्रीज करता है एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मौजूद होता है। इससे क्या होता है, इसकी बात जो हम करें कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम करें तो अगर यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कर्ड का यूज करो। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो आपको लैक्टोबैसिलस के कैप्सूल्स भी आपको डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन, और इस तरीके से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम, राइट? आगे चलते हैं। तो ये रहा इस छोटे से चैप्टर से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लॉन्ग टाइप में। मोस्ट ऑफ द केस में आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के बीच में ही रहने वाला है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उनका अच्छे तरीके से आंसर करोगे। अगर लॉन्ग भी पूछता है तो हम इसका आंसर कर देंगे, हमने प्रैक्टिस की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज अबाउट दिस मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बिल्कुल ही फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। सारे क्लासेस को कवर करते हैं हम। CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड को कवर करते हैं, हम CBSE के हिंदी मीडियम को भी कवर करते हैं। डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के बारे में भी हम आपको पढ़ाते हैं, उन स्टेट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे NTSC है, ओलंपियाड, सबकी तैयारी कराई जाती है। CUET इनकी तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, किसी तरीके का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube के चैनल पे। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, चैप्टर चुनना है, लेक्चर को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।